नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं एक क्लब एकेडमी, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव थॉट के साथ कि ज़िंदगी बदल देने वाले प्रेरणादायक विचार। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेस में अपना यहाँ से लेकर यहाँ तक सक्सेस होती है, वो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय कर लेते हैं और सोचते हैं कि कितना चल रही है कितना चल रही है, अब हमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो थक हार कर क्या करते हैं वो लोग, पीछे लौट जाते हैं। जितना वो आगे आए थे वो उतना ही वो पीछे लौट जाते हैं। अगर वो ऐसा ना करते, एक बार और प्रयास करते, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते, तो उनको सक्सेस मिल जाती। तो कहते हैं कि अगर आपको निराशा हाथ लग रही है, सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो एक बार और कोशिश करना, हो सकता है आपको सफलता मिल जाए। तो सफलता तो निरंतर प्रयासों से ही मिलेगी। तो ज़्यादा ना टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस संविधान का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, संविधान का जो ऐतिहासिक विकास है, वो किस तरीके से हुआ था। संविधान का विकास कैसे कैसे हमारा जो संविधान है उसका निर्माण हुआ। तो बेसिकली संविधान का जो निर्माण है हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं उसको। पहला तो आपका आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जितना भी संवैधानिक विकास हुआ वो, और दूसरा आता है जो ब्रिटिश शासन के अधीन जितना भी हमारा संविधान का विकास हुआ है वो। तो हमने इसको दो भागों में बांट लिया है। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जितना भी संवैधानिक विकास हुआ है वो। इसमें आपके 5 एक्ट आते हैं। पहला आता है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट आता है, फिर चार्टर एक्ट 1813, 33, 53, ये सारे आ जाते हैं। और इसके अलावा सबसे पहले जो स्टार्ट हुई थी हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो लगभग 1600, जहाँ से आपका जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति दी थी भारत में आने की, वहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका। और देश आज़ाद होने के बाद संविधान निर्माण तक संविधान के क्या करते रहते हैं, काफ़ी सारे चरण चलते हैं जो हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे। तो और पहले वो दूसरी कैटेगरी आती है ब्रिटिश शासन के अधीन जितने भी संवैधानिक विकास हैं वो। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ये एक्ट आते हैं आपके लगभग 7 एक्ट आते हैं। आपका पहला आता है 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, और भारत शासन अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1957। इसके अलावा आप हमें पढ़ना है अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन प्लान, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहला जो आपका आता है सबसे इम्पोर्टेंट 1600 एडी का जो चार्टर एक्ट है, जो राजलेख है वो। इसमें ये हुआ था कि ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ, स्पेशली भारत है लेकिन पूर्वी जितने भी देश आ रहे हैं उन सबसे क्या कर रहा था, 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार देकर एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करवाई थी। और ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी में एक गवर्नर था और 14 अन्य सदस्य थे। फिर इसके बाद आता है आपका 1726 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या था कि हमारे देश में कुछ प्रेसिडेंसी बनी हुई थी, मेन प्रेसिडेंसी, जहां पर अंग्रेजों की सेनाएं वगैरह रहती थी। तो सबसे पहले जो प्रेसिडेंसी थी वो कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी थी, फिर मुंबई प्रेसिडेंसी थी, फिर मद्रास प्रेसिडेंसी थी। इन तीनों प्रेसिडेंसी के जो भी गवर्नर थे यानी राज्यपाल थे, उनको और उनकी परिषद थी, उनको विधि कानून बनाने की क्या दे दी गई, अनुमति दे दी गई, उनको शक्ति दे दी गई कि आप कानून बना सकते हो, वहां पर रहिए, आपके पास पावर है, आप कोई भी कानून बना सकते हो। कलकत्ता में, मुंबई में और मद्रास में ये सब हुआ था 1726 के राजलेख में, चार्टर एक्ट में। और पहले जो कानून बनाने की शक्ति थी वो इंग्लैंड में निदेशक मंडल होता है उसके पास थी। फिर इसके बाद आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका पहला मेन है, यहीं से स्टार्ट होता है संविधान का निर्माण।
तो इसमें ये हुआ था 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसका जो गठन किया गया था, ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नाथ, इसकी सिफारिश पर एक गुप्त समिति का गठन किया गया था। उस गुप्त समिति ने ही इस रेगुलेटिंग एक्ट का निर्माण किया था। इसमें क्या था, जो 1726 में मुंबई, मद्रास और बंगाल की प्रेसिडेंसी थी, इनको कानून बनाने की शक्ति दे दी गई थी, उन शक्तियों को क्या कर दिया, थोड़ा सा बदल किया गया, जिसमें मुंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उन दोनों प्रेसिडेंसी को कलकत्ता यानी बंगाल की प्रेसिडेंसी के क्या कर दिया, अधीन कर दिया गया। और बंगाल में एक नया पद निर्माण किया गया, उस पद का नाम था गवर्नर जनरल। और हमारे पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स हमारे पहले गवर्नर जनरल थे और इनकी परिषद में चार सदस्य थे। उनके नाम है क्लेवरिंग, फ्रांसिस, मानसन और वारवेल। क्लेवरिंग, फ्रांसिस, मानसन और वारवेल ये सदस्य थे। ये क्या करते थे, कोई भी कानून निर्माण करते हैं। इसके बाद आता है आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में और भी चीजें रह गई हैं। जैसे 1774 में इसी एक्ट के अधीन क्या किया गया था, एक सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। और इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे और अन्य न्यायाधीश में आते हैं आपके लिमेस्टर, चैम्बर्स और हाइड। और अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से क्या है, सेटिस्फिकेशन नहीं फील कर रहा, संतुष्ट नहीं है, तो वो जाके प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकता है, मतलब केस वगैरह दर्ज कर सकता है, जो इंग्लैंड में है। इसके लिए आपको इंग्लैंड जाना पड़ेगा, वहाँ प्रीवी काउंसिल में आपको अपील करनी पड़ेगी कि हम सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है। और 1773 का एक ऐसा टाइम था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था, काफ़ी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें भ्रष्टाचार हो रहा था, चाहे वो व्यापार हो चाहे वो। तो उसमें क्या कर दिया कि कंपनी को कर्मचारी, जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे उनको लाइसेंस कर दिया गया कि आप लाइसेंस लो तभी आप क्या कर पाओगे, व्यापार कर पाओगे। क्योंकि यहाँ से कोई भी इंडिया से या पूर्वी देशों से चीज़ें लेके जा रहे हैं और वहाँ कई ज़्यादा मुनाफे में उस चीज़ों को बेच रहे हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हो रहा था, घाटा हो रहा था। तो इसलिए क्या कर दिया गया, उन्होंने कंपनी के जितने भी कर्मचारी पहले वो लाइसेंस लेंगे फिर जाके वो व्यापार करेंगे। और इसलिए उन्होंने एक क्या कर दिया, पहली बार कंपनी को एक लिखित संविधान दिया कि आप इस तरीके से इस संविधान का पालन करोगे, इस संविधान को फॉलो करोगे। फिर 1781 में एक संशोधनात्मक अधिनियम आया। संशोधनात्मक अधिनियम में आया कि 1773 के जो अधिनियम में जो कुछ भी कमियां रह गई थी उन कमियों को इसमें दूर कर दिया गया। जैसे पहले 1726 में ये हुआ था कि मुंबई, मद्रास और बंगाल की क्या थी, प्रेसिडेंसी थी और उनको कानून बनाने की शक्ति थी और उनको अधीन कर दिया था। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उनके अधीन कर दिया गया था। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने की शक्ति दे दी गई। अब 5 प्रेसिडेंसी ऐसी हैं जिन पर वो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो क्या कर रहा है, राज कर रहा है, शासन कर रहा है। और 1773 में सुप्रीम कोर्ट बन गया था, एलिजा एम्पे वहाँ के चीफ जस्टिस थे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल में क्या हो रहा था, लड़ाई हो रही थी। उनके अपने अपने कार्य क्षेत्रों को कौन ज़्यादा पावरफुल है, इन दोनों में क्या हो रही थी, तो लड़ाई हो रही थी। तो 1751 का संशोधनात्मक अधिनियम में संशोधन किया गया कि जो हमारे जनरल गवर्नर है उनकी जो पावर होगी वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से भी क्या होगी, अधिक होगी। और उसको सर्वोच्च न्यायालय की जो अधिकारिता है उससे क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया कि आप स्वतंत्र हो, कोई भी डिसीजन ले सकते हो, आप उससे आगे हो। और सर्वोच्च न्यायालय के जो कार्य क्षेत्र थे उनको भी क्या कर दिया, स्पष्ट कर दिया गया कि आपका कार्य क्षेत्र यहाँ तक ही है, उससे आगे नहीं है। टैक्सेशन का भी कार्य करता था उस टाइम पे ये सर्वोच्च न्यायालय, उसको भी हटा दिया गया था। फिर उसके बाद आता है, इंपॉर्टेंट है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। ब्रिटेन के तात्कालिक प्रधानमंत्री थे विलियम पीट, इनको जूनियर कहा जाता है इसलिए यहाँ पर द यंगर लग रहा है। इनके पीट के नाम पर ही इसका नाम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में पारित किया था इसलिए 1784 आ रहा है।
तो इस एक्ट में पहली बार जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसको अंग्रेज जीते थे, उस जीत के बाद इतने समय बाद 1784 में पहली बार अंग्रेजों ने बताया कि हमारा राज्य क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है। काफी टाइम बाद उन्होंने बताया कि हमारा राज्य क्षेत्र यहाँ यहाँ तक है। तो इसी पहले स्पिट्स इंडिया एक्ट में उन्होंने अपना राज्य क्षेत्र बताया था। और गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, जिसमें 4 सदस्य थे, क्लेवरिंग, फ्रांसिस, मानसन, बारवेल, ये 4 सदस्य थे। अब इनकी जो परिषद के सदस्यों की संख्या जो 4 हुआ करती, तो उसको घटाकर क्या कर दिया गया, 3 कर दिया गया। और मुंबई और बंगाल की जो प्रेसिडेंसी को अधीन कर दिया गया था, उसको पूरी तरीके से अब अधीन कर दिया गया बंगाल सरकार, यानी कि बंगाल का जो जनरल गवर्नर है उसके अधीन कर दिया गया। और इस टाइम पे उन्होंने बता दिया है 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद 1784 में अपना राज्य क्षेत्र बता दिया कि हमारा राज्य क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है, कैसे कैसे है। तो उन्होंने जो कार्य थे, 2 कार्य हो गए। एक तो अंग्रेज भारत पे विजय प्राप्त कर चुके थे 1757 में, तो उन्होंने शासन भी करना था, शासन के साथ साथ क्या करना था, व्यापार भी करना था। तो इसी आधार पर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो शासन करेगी और एक क्या करेगी, व्यापार करेगी। तो 1784 के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। इसका मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर क्या आ गया है, द्वैध शासन। ये भारत में द्वैध शासन नहीं है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर द्वैध शासन है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, ये द्वैध शासन हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं उनको 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। एक में आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, एक में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम था सीधा सीधा व्यापार करना, जो भारत में रहकर ही होता था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का कार्य था राजनीतिक कार्य करे, राजस्व के मामले देखिए, सैन्य मामले देखिए, नागरिकों के मामले देखिए और कलेक्शन का मामला देखिए। एडमिनिस्ट्रेशन का सारा जितना कार्य था वो इंग्लैंड में रहकर ही किया जाता था। सबसे ज्यादा पावरफुल था आपका ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो कार्य कर रहा है इंग्लैंड में रहकर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की अनुमति के बिना ईस्ट इंडिया कंपनी ना तो कोई युद्ध लड़ सकती थी, ना ही युद्ध में किसी तरह की सहायता दे सकती थी। ये सहायता लग गया गलती से, ये क्या है आपका, सहायता। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की अनुमति के क्या नहीं कर सकती थी, कोई युद्ध ना तो लड़ सकती थी और ना ही युद्ध में सहायता करने का आश्वासन दे सकती थी। इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर से। फिर उसके बाद आता है आपका 1786 का एक्ट। इस एक्ट में क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल थे, जो जनरल गवर्नर थे, उनको मुख्य सेनापति की उपाधि दी गई थी और इसको थोड़ी सी और पावर दे दी गई। इस टाइम पे जो 1786 में जो हमारे गवर्नर जनरल थे, उस टाइम पे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या थे, आपके जनरल गवर्नर थे। उनको एक शक्ति दे दी गई थी कि वो अपनी परिषद के जो 3 सदस्य है ना, अगर उन्होंने कोई भी मत दिया, उनका कोई भी मत हो, उस मत को क्या कर सकते थे, वो रद्द कर सकते थे। उस मत को रद्द करके अपना जो भी मन हो उसको कानून लागू कर सकते थे, अपना निर्णय लागू करने की शक्ति दे दी गई थी 1786 में। फिर आता है 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट में ये क्या हुआ था, जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था जिसका काम क्या था, व्यापार करना था, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो कार्य थे उनको अगले 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। सारा काम कहाँ से संचालित हो रहा था, पूरा बोर्ड ऑफ कलेक्टर के माध्यम से। बोर्ड ऑफ जो कंट्रोलर था, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या कर रहा था, सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा था इंग्लैंड में रहकर ही। इसके बाद आता है जो शक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी, इससे पहले एक्ट में जो दी गई थी उसमें ये था कि कॉर्नवालिस अपनी परिषद के जो निर्णय थे उनको क्या कर सकता था, रद्द करके अपना कानून लगा सकता था, लागू कर सकता था। ये शक्ति आने वाले सभी गवर्नर पर लागू होगी, ऐसा ये प्रावधान कर दिया गया था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो इंग्लैंड में है, ये संस्था कहाँ पर है आपकी, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में रहकर ये क्या कर रही है, सारे से प्रशासन को संभाल रही है।
इसके सदस्य जो इंग्लैंड में रह रहे हैं, वहीं रहते हैं, उनको सैलरी कहाँ से दी जा रही है? अब भारतीय राजस्व से दी जा रही है। मतलब लूट मच रही है, लूट लो जितना लूट सकते हो इंडिया को। और इसी एक्ट में किया गया था कि कानून व्यवस्था को क्या किया गया था? लिखित किया गया था। इसके बाद आया था आपका चार्टर एक्ट 1813। इसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था, इसमें क्या हो रहा, बहुत ज़्यादा कंपनी का विरोध हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो क्या करा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फैसला किया जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार है उसको क्या करेंगे, हम खत्म कर देंगे। मतलब कोई भी इंडियन सब क्या कर पाएगा, व्यापार कर पाएगा, परंतु उसमें भी एक शर्त रखी उन्होंने कि चीन से जो भी व्यापार हो रहा है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और चाय का जो भी व्यापार हो रहा है, जो पीते हैं, उस चाय का जो भी व्यापार हो रहा है कहीं से भी, किसी भी देश से हो, कुछ भी हो, वो सब ईस्ट इंडिया का एकाधिकार रहेगा, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, तो उसे भारतीय नहीं करेंगे। ऐसा प्रावधान 1813 में किया गया था। और इसमें यह भी किया गया था कि भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि जो क्या की जाएगी, व्यय की जाएगी, खर्च की जाएगी। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ जानकारी इस वीडियो से मिली होगी। इसका आगे का पार्ट हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।